हेलो एवरीवन, सक्सेस मैटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम MSD 11 की आखिरी कहानी तलाश पर बात करेंगे। तलाश एक ऐसी कहानी है जहाँ पर जो इसका मेन नायक होता है वो क्या करता है, घर की तलाश कर रहा होता है। क्योंकि वो शुरू में गेस्ट हाउस में रह रहा होता है, लेकिन गेस्ट हाउस में ज़्यादा दिन तक वो रह नहीं सकता, इसलिए वो घर की तलाश कर रहा होता है जहाँ पर वो रह सके स्थायी रूप से। तो ऐसे वो क्या होता है, वो एक व्यापार कर अधिकारी ऑफिसर होता है और इसलिए वो बहुत सारे घर देखता है। कुछ को वो नहीं पसंद आते और कुछ उसे पसंद नहीं आते। फिर एक घर उसे एकदम उसकी चॉइस के अनुसार पर्टिकुलर पसंद आ जाता है और वो उसे बताता है कि व्यापार कर अधिकारी है, इसलिए जो उसका मकान मालिक होता है मिस्टर गुप्ता, वो उसे मकान देने के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद ना वो एक साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रखती है, रामवती को। फिर उसके बाद जब वो अच्छा काम करती है तो वो उसे खाना बनाने के लिए भी रखने की सोचने लगता है। और जब वो उससे खाना बनाने के लिए सोचने की रखने लगता है तो फिर जब वो उसका मिस्टर गुप्ता मकान मालिक है, उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि तुम ऐसे दलित से खाना कैसे बनवा सकते हो, और क्या बोलते हैं, अगर ये खाना बनाएगी ना, ये चीज़ों को छुएगी तो तुम ये घर खाली कर दो, वो दलित है इस वजह से। तो फिर वो काफ़ी उसको समझाने की आर्ग्यू करता है, काफ़ी मतलब उससे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। और आखिर में मिस्टर गुप्ता ये कहता है कि अगर तुम्हें इसको रखना ही है तो फिर तुम ये घर खाली कर दो, है ना। और एक्चुअल में जो इसका मेन कैरेक्टर होता है रामवीर, वो भी दलित ही होता है। ठीक है, तो इस कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर का ये जो आपके सामने दिख रहा है, प्रीवियस ईयर का है और प्रीवियस ईयर में 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैं आपको पूरी कहानी की समरी बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसकी जो विशेषता यानी इसका महत्व जो है, मेन कैरेक्टर क्यों, मतलब ऐसी कहानी दलित शोषण की जो कहानी है वो लिखी गई, और इसके माध्यम से जो यहाँ के जयप्रकाश कर्दन है वो हमें क्या, जो लेखक है वो हमें क्या बताना चाहते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, और मैं आपको भले ही बड़ा पढ़ाऊँ लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आप इसको थोड़ा छोटा ही एग्जाम में लिख कर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तलाश जो है कहानी की हम समरी पढ़ेंगे, है ना। तलाश जो कहानी है उसमें क्या होता है कि तलाश कहानी का प्रारंभ रामवीर की मकान की तलाश से शुरू होता है। रामवीर एक व्यापार कर अधिकारी है, टैक्स अधिकारी ऑफिसर है। पिछले एक सप्ताह से वे गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। चूंकि गेस्ट हाउस की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, वहां एक लंबे समय तक ठहरना संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में रामवीर ने तय किया कि वह एक किराए का मकान तलाश लेगा और इत्मीनान से अपने लेखन कार्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। और यहाँ से रामवीर की किराए के मकान की तलाश शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो गेस्ट हाउस में रह रहा होता है, फिर उसे एक मकान चाहिए होता है ताकि लंबे टाइम तक वहाँ ठहर सके, इसलिए फिर वो मकान की तलाश शुरू कर देता है और इसी से इस कहानी का नाम तलाश पड़ा है। ठीक है, यहाँ से रामवीर की किराए के मकान की तलाश शुरू हो जाती है। वो कई मकान देखता है, कुछ मकान उसको नहीं पसंद आते और कुछ के मालिक की शर्तें उसे स्वीकारनी होती है ना। कुछ उसे पसंद नहीं आते और कुछ के जो मालिक होते हैं उनकी इतने सारे शर्तें होती हैं कि वो उसे स्वीकार नहीं करते। काफ़ी मशक्कत के बाद रामवीर को एक मकान पसंद आता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल है, जैसी उसे चाहिए बिल्कुल वैसे ही वो मकान है, इसलिए वो रेडी हो जाता है। ये मकान किसी गुप्ता का है। गुप्ता भी अन्य मकान मालिकों की तरह रामवीर से उसके बारे में जानकारी लेता है। रामवीर से उसके बारे में पूछा जाता है। जब उसे पता चलता है कि रामवीर एक व्यापार कर अधिकारी है तो वो उसे तुरंत मकान देने के लिए रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, और इस तरह रामवीर को एक मकान मिल जाता है। कहानी के मध्य में रामवीर को जिस भयावह समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी कि ऐसी फिर उसे मकान मिल जाता है। फिर क्या होता है कि बीच में इस कहानी में हमें देखने को मिलता है उस कि रामवीर रामवती काम वाली होती है, उसको साफ सफाई के लिए लगाता है और उसके काम से खुश होकर रामवीर उसे खाना पकाने का काम भी सौंप देता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। गुप्ता की बीवी जो है, मकान मालिक की जो बीवी है, वो जो कि कर्मकांड में अधिक विश्वास रखती है, उसे रामवती के घर में प्रवेश से दिक्कत होती है, आपत्ति होती है, और इसका मुख्य कारण है रामवती दलित है। और सिर्फ क्योंकि रामवती दलित है इस वजह से उसको उससे दिक्कत होती है। यदि वह घर के वस्तुओं को छुएगी तो जो संपूर्ण पूरा घर है वो अशुद्ध हो जाएगा। इस बारे में गुप्ता की बीवी गुप्ता के कान भर देती है ना। मतलब मिस्टर गुप्ता की वाइफ जो है मिस्टर गुप्ता को कह देती है कि तुम इसको निकलवा दो, ये चीज़ों को छुएगी तो चीज़ें अशुद्ध हो जाएंगी। और परिणाम उसके बाद फिर क्या होता है, मिस्टर गुप्ता जो होते हैं रामवती को काम से हटाने को कहते हैं मिस्टर रामवीर से। फिर उसके बाद क्या होता है, किंतु रामवीर जो कि एक तर्कशील, एक दिमागदार इंसान है, गुप्ता को समझाने की कोशिश करता है कि सभी इंसान संविधान के सामने बराबर होते हैं, जाति पाति से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। किंतु गुप्ता के ऊपर उन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। वह शर्त रख देता है कि या तो रामवती को काम से हटा दो, नहीं तो कमरा खाली कर दो। कहानी के अंत में रामवीर गुप्ता की बात ना मानकर कमरा खाली करने को तैयार हो जाता है और उस दिन वह काम पर ना जाकर दूसरे मकान की तलाश में जुट जाता है।
इस कहानी के माध्यम से हमें इस बात की अनुभूति होती है कि जो रोजगार की तलाश में इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। मतलब बेसिकली इस कहानी में ना, मतलब हमें ऑफिस के प्रोफेशनल काम की वजह से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, घर भी तलाशने पड़ते हैं। लोगों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, उसकी वजह से कई बार उन्हें कठिनाइयाँ होती है दूसरे घर तलाश में और ऐसे में अगर जाति जैसी समस्या आ जाएगी निम्न जाति का, तो उस व्यक्ति को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। इस कहानी में रामवीर भी एक ऐसा ही मकान की तलाश में है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हो, जहाँ का माहौल शांतिमय हो, है ना। और तलाश की जो विशेषता है उसमें हम क्या देखते हैं, शिक्षा इंसान को जाति पाति के भेद से ऊपर उठा देता है। इस कहानी में जो जूठन आत्मकथा लिखी गई है उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। और जिस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता कहते हैं कि बेटा पढ़कर लिखकर अपनी जाति सुधार, है ना, उन्होंने भोलेपन में जो बात कही वह सही मायने में एक विवाद खड़ा करती है। रामवीर पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया है, लेकिन क्या उसकी पढ़ाई और काबिलियत उसे दलित होने के दाग से मिटा पाई? ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। भेदभाव का जो नासूर जहनों में गहरा गया है, उसके लिए लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही दलित कितना पढ़ लिख ले, कितनी साफ सफाई से रह ले, लेकिन लोग फिर भी उसके प्रति जो उसका नज़रिया है लोगों का, वो नहीं बदला है। उसके बारे में इस कहानी में हमें साफ साफ पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये कहानी मतलब आज़ादी के बाद लिखी गई कहानी, कई दशकों बाद की कहानी, और वो ऐसे में संविधान में साफ साफ लिखा है अगर कोई व्यक्ति छुआछूत किसी के साथ करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है, उसे जेल भी डाला जा सकता है। और चाहता तो मिस्टर रामवीर ऐसा कर सकता था। रामवीर बार बार समता मूलक समाज और संविधान की बात करता है। उसके अनुसार सब बराबर है। वह कहता है कि अगर संविधान जिसे हमारा देश चलता है उसकी नज़र में सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा या छूत अछूत नहीं होता। लेकिन गुप्ता जी जो तथाकथित सवर्ण जाति उच्च जाति के प्रतिनिधि है, कुछ और ही मूल्यों का अनुसरण करता है। जब रामवीर रामवती के संदर्भ में गुप्ता की बात को खारिज करता है तो क्या हुआ, तो वह इंसान ही और फिर वह साफ सुध रहती है। मतलब जो रामवीर है वो रामवती के संदर्भ में मिस्टर गुप्ता से कहता भी है तो क्या हुआ अगर वो दलित है, तो वो साफ सुथरी रहती है, वो भी तो इंसान है। लेकिन इस जो बात का गुप्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान तो सब हैं साहब, पर इंसान में भेद होता है। सब इंसान बराबर नहीं होते। हजारों साल से समाज में यह भेद बना हुआ है, समाज के बीच समाज के अनुसार चलता है। जो उन्होंने कहा, मिस्टर गुप्ता ने कहा कि समाज जो है वो अगर समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही चलना पड़ता है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही थी। गुप्ता ने यदि रामवीर को मकान दिया तो केवल यह जानकर कि वह व्यापार कर अधिकारी है, बिजनेस टैक्स ऑफिसर है, उसमें गुप्ता का स्वार्थ नहीं था। वो स्वार्थ की वजह से उसने उसको घर दिया था। परंतु यदि उसे इस बात का थोड़ा भी पता चल जाता कि रामवीर दलित है तो वह जरूर मकान देने से इनकार कर देता। गुप्ता के हर दिन की शुरुआत मंदिर से होती है, चाहे तूफान आए आंधी, गुप्ता मंदिर में जाना नहीं छोड़ता। वह कहता है कि उसके मोहल्ले में सारे ब्राह्मण और बनिए रहते हैं जो धर्म कर्म से चलते हैं। लेकिन क्या गुप्ता का धर्म इंसान में भेद करना ही सिखाता है ना? तो कोई भी धर्म भेद करना नहीं सिखाता है, लेकिन ऐसा लोग करते हैं, ठीक है। और इस कहानी में प्रचलित रूढ़ियों परंपराओं पर भी गहरा कटाक्ष किया गया है ना। लोगों की संकीर्ण मानसिकता को दिखाया गया है। तलाश कहानी का उद्देश्य पाठक की सोच को बदलना है ना। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो पाठक की सोच को बदलना है। गुप्ता कहता है कि संविधान से देश चलता है साहब, समाज नहीं। समाज परंपराओं से चलता है। लेकिन जब भी समाज में इन जैसे लोगों का कोई अत्याचार होता है तो ये लोग कानून की शरण लेकर अपनी आज़ादी को कायम रखते हैं। यानी गुप्ता जैसे लोग जो कहते हैं कि समाज से चलता है, सामाजिक परंपराओं से समाज चलता है, एक्चुअल में वो भी जब कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है, तो समाज की शरण लेते हैं और ऐसे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि संविधान में जो भी देश का सर्वोच्च कानून है, जो उसकी अवहेलना करता है उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। रामवीर जो कि शिक्षित व्यक्तित्व है, यदि रामवती वाले मामले में कानून का सहारा लेता तो गुप्ता जी की अकल जरूर ठिकाने आ जाती और दोबारा उसकी हिम्मत ना होती कि वह खुले तौर पर छुआछूत की बात करे। यह जो कहानी है इस बात को भी साबित करती है कि जिन दलितों को अवसरों से वंचित रखा जाता था, अब जब उन्हें संविधान द्वारा समानता का अधिकार मिल गया है तो अपनी काबिलियत के दम पर रामवीर जैसे अधिकारी के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि दलितों को अगर मौका मिले तो वो भी पढ़ लिख कर जैसे रामवीर जैसे अधिकारी बनते हैं और अपने समाज में अपनी जगह
अपनी नई पहचान बनाते हैं। रामवीर एक शिक्षित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। रामवीर हमेशा इस बात का समर्थन करता है कि सभी इंसान बराबर है, जाति नाम की कोई चीज उसे छोटा या बड़ा नहीं बना सकती। दूसरी ओर गुप्ता और उसकी बीवी की सोच को प्रदर्शित किया गया है, जहां धर्म शांति और सद्भावना को बढ़ावा देता है। जो धर्म होता है वो शांति और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, लेकिन गुप्ता परिवार के दिमाग में परत दर परत भेदभाव भरा हुआ है। गुप्ता की बीवी कहती है, अवसर है तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेगा वो? जरूरत पड़ने पर जिससे मुंह पर चांदी का जूता मारोगे वो ही काम कर देगा। फिर आरबी सिंह का मुंह हाथ में लेने की क्या जरूरत है, ऐसा उसकी बीवी ये शब्द यूज करती है। रामवीर गुप्ता की बात ना मानकर कमरा छोड़ने को तैयार हो जाता है और उस दिन ऑफिस ना जाकर दूसरे मकान की तलाश में निकल पड़ता है, अर्थात वह भेदभाव के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। रामवीर का कमरा छोड़ने का निर्णय गुप्ता की सोच पर करारा तमाचा है। यदि वह अपने स्वार्थ के लिए रामवती को काम से हटा देता तो शायद वह अपनी नजरों में गिर जाता। रामवीर जैसे इकाई मिलकर ही सैकड़ा और हजार बनते हैं, जो किसी समाज में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होते हैं। जब तक गुप्ता को रामवीर के दलित होने का आभास नहीं था, तब तक उसे मतलब जो गुप्ता था वो गिड़गिड़ा कर बातें करता था, और उसके बाद फिर वो बहुत अकड़ के बात करने लग गया था। आप रामवती, जैसे वो कहता है कि आप रामवती से ही खाना बनवाना चाहते हैं तो आपको मकान खाली करना पड़ेगा। इस कहानी में रामवीर एक दलित के रूप में और रामवती एक अति दलित के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। रामवीर व्यापार कर अधिकारी, इसलिए बावजूद उसके कि वह एक दलित है, गुप्ता जैसे लोग उससे डरते हैं, अदब से बात करते हैं। रामवती जैसा अति दलित को समाज में निम्नतर पायदान पर धकेल दिया गया है। वह दलित वर्ग है जिसके छू लेने मात्र से गुप्ता जैसे पखंडियों का धर्म डोल जाता है और बिना नहाए उनका पुनः संतुलन स्थापित नहीं होता। यह भी विडंबना है कि जिस प्रकार का सामाजिक श्रम भंगी समाज करता है उसका मूल्य जितना समाज को देना चाहिए नहीं देता, है ना। हमें देखने को मिलता है कि भारत उच्च वर्ग अगर इंग्लैंड जाकर, अमेरिका में जाकर गटर सफाई का अपनी मर्जी से काम कर लेता है, क्योंकि वहां कर लेता है वो, क्योंकि वहां ऐसे जो काम करने ऐसे लेबर का मूल्य, वेतन जो होता है वो अधिक मिलता है। लेकिन वह भारत में ऐसा काम, महान काम जो है नहीं करता है। जो सफाई सूचित पर सर्वाधिक पाखंड करता है, क्योंकि यहाँ के सफाई कर्मचारियों को इतना वेतन देने को तैयार नहीं है कि वह अपना जीवन मानवीय सम्मान के साथ जी सके। पैसा बोलता है एक्चुअल में। और इतना इंपॉर्टेंट काम करने वालों को कितना कम वेतन दिया जाता है। गुप्ता की बीवी जिस पवित्रता की बात करती है, क्या वह सत्तो और रामवती जैसी औरतों के बिना संभव है? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग धरती के नरक की हर जगह सफाई करते हैं। कायदे से इन लोगों का सत्कार किया जाना चाहिए, लेकिन तो बदले में ही नहीं मिलता क्या? छुआछूत का व्यवहार, दूर दूर कर हटाने का जो है अपमान, है ना। जयप्रकाश जी हैं, जयप्रकाश जी जो लेखक हैं, इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहते हैं कि दलित समुदाय बृहत्तर समाज का अंग है। बृहत्तर समाज यदि दलित समुदाय के सुख दुख से अपरिचित है तो उसे साहित्य अन्य माध्यमों से परिचित होना चाहिए। इस कहानी में जयप्रकाश कर्दन जी की अनुभूति और अपनी भोगी पीड़ा रामवीर और रामवती के किरदार में साफ झलकती है, जबकि गैर दलित लेखकों की रचनात्मकता में दलित समुदाय के प्रति केवल सहानुभूति है ना। अनुभव और सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में अंतर होता है ना, वो बात कही गई है। जिसने खुद भोगा है और जिसने सिर्फ देखा है, उसकी पीड़ा को समझा है, उसमें बहुत अंतर होता है। ये बात इसमें कही गई है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ चाहे तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और इस चैप्टर से ऐसा ही सिर्फ प्रश्न आएगा, जो कि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो भी इनफ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट चैनल ग्रो कर सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी वीडियो लेकर आ सके जो क्वालिटेड भी हो और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।